आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए एटीएस ने आधार बनाया था कि विस्फोट का जो षड्यंत्र है वो हिंदुत्व समूह अभिनव भारत से हुआ था, जिसमें लेफ्टिनेंट प्रसाद पुरोहित और इसके साथ ही कर्नल प्रसाद पुरोहित के अलावा देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य नाम भी इसमें शामिल किए गए थे। और बाद में एनआईए की ओर से खुलासा किया गया था कि एटीएस ने प्रूफ आरडीएक्स चलता रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये आरोप लग रहे थे उस वक्त की सरकार पर कि ये जो पूरा मामला है जानबूझ के क्रिएट किया गया, पूरा मामला जो है वो बनाया गया। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने एक एक सबूत को लेकर जो अपनी टिप्पणी की, उससे ये साफ होता है कि जो आरोप उस वक्त की जांच एजेंसी पर लग रहे थे, जो उस वक्त की सरकार पर लग रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उन आरोपों से इनकार नहीं किया। आपको बता दें कि एक जानकारी जो कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को लेकर दी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ब्लास्ट हुआ वो कहा जाता है कि एक स्कूटर वहाँ पर जो खड़ी थी, उस स्कूटर में ब्लास्ट हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि वो जो बाइक वहाँ पर खड़ी थी उसका चेसिस नंबर रिकवर नहीं किया गया। जब चेसिस नंबर रिकवर नहीं किया गया तो ये कैसे साबित होता है कि वो बाइक जो है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। और क्या क्योंकि कहते हैं कि 2 साल पहले ही साध्वी प्रज्ञा ने अपनी वो बाइक बेच दी थी, तो क्या वो बाइक उस वक्त भी साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर थी, नहीं थी, ये भी साबित करने में जो जांच एजेंसी है वो कामयाब नहीं रही। तो ऐसे तमाम सवाल थे, ऐसे तमाम सबूतों को जो पेश किया गया था, वो सबूत कहीं ना कहीं संदेहास्पद थे। उन पर कहीं ना कहीं भरोसा किया जाना जो है वो उन पर कहीं ना कहीं कोर्ट को शक था कि ये जो सबूत हैं ये बनावटी हैं। तो ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जो एजेंसी ने जांच की है, खासतौर पर एटीएस की जांच जहां से शुरू हुई है, वहां पर सबूत जुटाए नहीं गए थे, बल्कि सबूत बनाए गए थे। सबूतों को फैब्रिकेट किया गया था, लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। और आरोप लगता रहा कि उस वक्त की जो सरकार थी वो जानबूझकर हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, इस टर्म को जिंदा रखने के लिए, ये साबित करने के लिए उन्होंने इस पूरे मामले को गढ़ा था। इस पूरे मामले में जो भी कुछ हुआ, इस पूरे मामले में ये सब बनाया गया था। और आरोप लगते रहे कि उस वक्त की जो कांग्रेस एनसीपी सरकार है अभी भी। तो आपको ये जानकारी दे दे, देखिए पूरे मामले को लेकर एक बार आपको जानकारी हम दे देते हैं जो जरूरी है। आपको ये जानकारी दे दे, मालेगांव स्थान है, नासिक जिले में है, महाराष्ट्र में। 29 सितंबर 2008 की वो तारीख थी, दोपहर 9 बजे के जो समय की अगर हम बात करें तो 9 बजे के आसपास का जो समय था। और घटना क्या होती है आपको बताते हैं कि एक बाइक में विस्फोट रखा गया था जो भीड़ भाड़ वाले भिक्खू चौक में फट जाता है। अब बेंच पर जरूर ये कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इस पूरे मामले में जो एंगल है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकली लगातार ये कहा जा रहा था कि हिंदू, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले उस वक्त सामने आए थे जहां पर कई सारे आतंकी संगठन और कह सकते हैं कि मुंबई में भी जब 2008 का ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले जब मुंबई में जब ब्लास्ट हुए थे तो वहां पर कई सारे आतंकी संगठन और खासतौर पर मुस्लिम लोगों को ही आरोपी बनाया गया था। और वहां पर ये चीज़ें जो है लगातार कही जा रही थी कि जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ, क्योंकि मरने वाले 6 के 6 जो थे वो खुद मुस्लिम थे, तो वहां पर ये कहा गया कि हर वक्त जो है वो मुसलमान ही आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू भगवा भी आतंकी हो सकता है। और वहीं से इस पूरे मामले की जो जांच है वो पूरी घूम जाती है, क्योंकि पहले जब जांच शुरू होती है तो क्राइम ब्रांच की जांच जो है वो बिल्कुल अलग तरह से जा रही थी। वहां पर कुछ मुसलमानों को जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उनको आरोपी बनाया जाता है। लेकिन जब एटीएस की एंट्री होती है तो पूरा मामला जो है घूम जाता है और वहां पर इस पूरे मामले में एक नया रंग एटीएस जो है वो दे देती है। और कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। और वहीं पर ये टर्म जो है वो हमें सुनने मिलता है कि भगवा आतंकवाद। और आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो अब कहीं ना कहीं जो आज आप कह सकते हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर जो भी हिंदू संगठन है, वो आज एक बार फिर से कांग्रेस पर, एनसीपी पर यह कहकर हमला कर रहे हैं कि जानबूझ के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। क्योंकि कोर्ट ने एक एक परत खोलते हुए आज ये कह दिया कि जो भी गवाह, जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई दम दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जा रहा था कि जो आरडीएक्स मिले हैं वो भी ये साबित नहीं हो पाया कि वो आरडीएक्स ही थे, जो ब्लास्ट हुए वो स्कूटर में ही ब्लास्ट हुए, वो भी साबित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पूरी जो प्रक्रिया रही, पूरी जो जांच रही, उस पर कोर्ट ने आज सवाल उठाया है।
और आज जो 7 आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा जो है राजनीतिक तौर पर भी देश में गरमाएगा। राजनीतिक दल जो खासतौर पर जो हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले दल है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस और एनसीपी पर जो है आक्रामक दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला पिछले 17 साल से पेंडिंग था। अब तक इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हमें आगे राजनीतिक गर्मा गर्मी भी दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर इस मामले की हम पूरी बात करें तो जैसे शुरुआती जांच में जो चीजें निकलकर सामने आई थी उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, शुरुआती जांच में जो सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर जो चीजें थी उसमें आपको ये बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर शक पहले गया। बाद में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हिंदू संगठनों की जांच शुरू की। साध्वी प्रज्ञा सिंह इसमें मुख्य आरोपी बनाई गई, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साथ ही स्वामी दयानंद पांडे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि ये सभी जो थे अभिनव भारत से जुड़े हुए थे और यहीं से जो है ये पूरा शक जो है गरमाता हुआ आगे बढ़ता है। चार्ज क्या थे? जो चार्ज लगाए गए थे वो ये थे कि उन्होंने विस्फोट की साजिश रची, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की और यूएपीए, इसके साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट और मर्डर का भी, ये तमाम जो एक्ट हैं, ये तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई। लेकिन 17 साल के बाद ये जो फैसला आता है, ये फैसला पूरी की पूरी इस थ्योरी को ही पलट देता है। तो 17 साल बाद जो फैसला अब निकल कर सामने आए उसमें साफ कर दिया गया, तमाम जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। और इस दौरान क्या कुछ फैसले में कहा गया है ये भी हम आपको बताएंगे। जानकारी आपको दे दें कि ये जो पूरा मामला है इसमें 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। राजनीतिक दखल है वो दिखाई देती है। शुरू से ही लगातार ये एक ऐसा टर्म था जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार विवाद होता रहा। एक पक्ष जब भगवा आतंकवाद कहता था, दूसरा पक्ष उसका विरोध करता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसे एस्टैब्लिश होने में कि क्या कांग्रेस और एनसीपी तरफ से जो ये टर्म इस्तेमाल किया गया था भगवा आतंकवाद, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, इसे एस्टैब्लिश होने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार था। और आज कोर्ट का फैसला आ चुका है। कल ही आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और आज जब कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि जो सारे आरोपी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे, जिन पर अलग अलग आरोप लगाए गए थे, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लिहाजा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 17 साल से ये आरोपी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अलग अलग कोर्ट में ये फैसले गए। अब तक आपको बता दूं कि 3 बार जज बदले जा चुके हैं। ये चौथे जज थे जिन्होंने ये फैसला किया। तीसरी एजेंसी जिसने इस पूरे मामले की जांच की, इसके पहले क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर चुकी थी, बाद में जांच एटीएस को सौंप दिया गया। उसके बाद एनआईए को जांच सौंपा गया। एनआईए को जांच जब सौंपा गया उसके बाद सबसे पहले एनआईए के जांच में ये पता चला कि जो मकोका के आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो है कहीं ना कहीं गलत हैं। लिहाजा पहले मकोका के आरोप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के ऊपर से हटाए गए। उसके बाद एनआईए ने नए सिरे से इस पूरे मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की। चार्जशीट के बाद ये पता चला कि एनआईए की चार्जशीट में पता चला कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जो आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं गलत है। तो एनआईए ने मांग की थी कि इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मामला चलता रहेगा और जब फाइनल फैसला आएगा उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन आरोपी है कौन नहीं है। तो कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस पूरे मामले में आरोपी बनी रही, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था जो आज आ चुका है। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।